गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। और जैसी मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही कमेंट स्टार्ट होंगे आप सभी लोग प्रोटेस्ट के बारे में कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। अभी सर जो है राकेश यादव सर और उनकी जो टीम है वो अभी नजफगढ़ थाने में ही है, जैसे आप सभी को पता भी होगा, है ना। तो अभी डिटेन ही किया हुआ है। हो सकता है कि लेट नाइट जो है वो प्रशासन छोड़े उन्हें, पर अभी तो खैर जो लास्ट सूचना है हमारे पास कि 9 बजे तक जो है वो अभी तक छोड़ा नहीं है। अभी बाकी बहुत सारे लोग भी वहीं पर हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, आप लोग जो समर्थन है वो अपनी जगह है, वो चलता रहेगा, लेकिन जो क्लास है वो भी हमें करनी है। और सर का ही ये डायरेक्शन है कि कुछ टीचर को सर ने बोला है कि वो क्लास कंटिन्यू रखेंगे, तो इसलिए हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो ऑनलाइन बच्चे उनका नुकसान भी ना हो। तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपके ये क्लास ली जा रही है सर के कहने पर ही। उन्हें कल ही फोन आ गया था सर का कि किस किस टीचर को कौन कौन सी क्लासेज लेनी है, तो उनमें से आपके भी क्लास लेने का डायरेक्शन मिला है, ठीक है। चलो, बाकी जो है वो पूरी टीम जो है वहाँ पे लगी हुई है, वो अपनी तरफ से बेस्ट चीजें करेंगे, जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं। आज की हम जो क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की, ठीक है। तो ये बेटा हमें स्टार्ट करना है बहुत। हाँ चलो, जो भी है वो से छोड़ो, है ना। हाँ, कर दिया फ्री। तो बच्चा कह रहा है अलग अलग बहुत जगह अलग अलग जगह टीचर थे, कहीं पे किसी को फ्री किया, कहीं पे किसी को किया है। तो बाकी बहुत सारे लोग जिन्हें फ्री कर दिया वो जंतर मंतर भी गए हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें चल रही है, तो अभी हम उसमें नहीं आ रहे, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एक बच्चा बताओ, कह रहा है कि ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराओगे। अरे ऑप्टिक्स में इतने पीडीएफ से क्वेश्चन करा दिए तुम्हें भाई, जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ा रहे थे साथ साथ क्वेश्चन करा रहे थे, और अलग से कहां से कराए हैं? बताओ। कह रहा है कि देखो, मैं नहीं जा सकता था, आप सभी को पता है, जो बच्चे जानते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सीसीएस कंडक्ट रूल के तहत किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये हमारे साथ मजबूरी है। कल को आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आप किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में, सरकार विरोधी कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते आप कहीं पर भी, या कोई भी प्रोटेस्ट में आप भाग नहीं ले सकते। ये चीज जुड़ी हुई होती है, ठीक है। चलो आया, देखो ये जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, अब इस बात हम इसमें आपको अगर कुछ पता हो या ना पता हो, 10th क्लास में आपने जब चैप्टर पढ़ा था इतना तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसके अंदर हम करंट वगैरह की बात करते थे। कुछ याद आ रहा है कि एक तार में करंट फ्लो कर रही है, तार में धारा बह रही है, तार का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध वगैरह कुछ सुना होगा। तो कुछ नहीं पता, इतना तो पता होगा इसमें करंट वरंट की बात करेंगे हम। अच्छा, टीचर ने आपको यह भी बताया होगा किसी तार में जब करंट फ्लो करती है तो तार में जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन के भागने से करती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट बनेगी। अभी बेटा जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है इनका हमने जिक्र कहां सुना है? एटम में, परमाणु में। अब मुझे बताओ कि केमिस्ट्री में आपने एटम चैप्टर पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है? एटम अगर पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जितना हमें इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ेगी उतना हम क्लास में एटम का जिक्र करेंगे। डिटेल में जो एटम है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मेरी मजबूरी है आपको यहाँ कुछ बातें बताना, क्योंकि उसकी हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलो चलो, अब देखो बेटा, कोई आपसे पूछे कि एटम परमाणु क्या है, आप कहेंगे साहब एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, वो सबसे छोटी इकाई है जो किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। जैसे आपको पता होगा कि भाई अगर 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाए, 2 हाइड्रोजन के परमाणु आ जाए और एक ऑक्सीजन का एटम आ जाए तो केमिकल रिएक्शन होकर क्या बनेगा? H2O, पानी का एक अणु, एक मोलिक्यूल बनेगा।
तो पानी का एक मोलिक्यूल, एक अणु जिसे हम H2O कहते हैं, एक मोलिक्यूल भी कैसे बनता है? जब दो हाइड्रोजन के एटम आएंगे और एक ऑक्सीजन का एटम आएगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो भाग लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम, उसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे हम एटम की डेफिनेशन। एक बच्चा अगर कोर्स कब खत्म होगा? कोर्स बिल्कुल एंड से में चल रहा है, आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बचा है, एक आध और, एक दो चैप्टर ही बचे हैं, ज्यादा बचा नहीं है ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो उसमें लिखेंगे एटम की डेफिनेशन में, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, it is the smallest unit which takes part, it is the smallest unit which takes part in a chemical reaction। हिंदी में लिखेंगे, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। बेटा किसी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे छोटी यूनिट जो है, जो भाग लेगी वो होगा एटम। एटम से छोटी चीजें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, सबसे छोटी यूनिट यही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप कहेंगे सर जो एटम है ये सबसे छोटी यूनिट है, इसका स्ट्रक्चर बताओ थोड़ा सा। अब यहां पर देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा हमें। बेटा को एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक। ये न्यूक्लियस इसका भारी पार्ट होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होंगे न्यूक्लियस में, नाभिक में। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं इतनी बेसिक बातें आपको पता है, जो मैं बता रहा हूं आप फील कर पा रहे होंगे, वो ये आपने पढ़ रखा है सब। और इस न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ जो है वो अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ठीक, तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर लिया कि बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, किस कक्षा में कितने चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ये सारी बातें केमिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैं उसका एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, केमिस्ट्री में आप लोगों टीचर आपको पढ़ाएंगे क्या, उसे समझना, बाकी फिर अपने फिजिक्स वाले पे हम आ जाएंगे। ठीक है। यहां देखो, जैसे आपको केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे, भाई जैसे मान लो आपने बेटा एक हीलियम का एटम ले लिया, तो जो हीलियम जो होता है ना, आपने देखा होगा उसमें नीचे लिखा होता है 2, ऊपर लिखा होता है 4, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो जो हीलियम का एटम है इसमें नीचे 2 लिखा है, ऊपर 4 लिखा है, उसके बारे में समझना। एसएससी एग्जाम डिले होगी भाई, नहीं होगी एसएससी की एग्जाम डिले, जो डेट आ रही है मुझे लग रहा है तो उनके ऊपर और प्रेशर बनेगा, अब चांस और कम है डिले होने के। ठीक है ना। और एक भाई चलती हुई क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्लीज रिप्लाई, ये वो मत लिखा करो, है ना। जब कोई चीज बताई जा रही है तो उसे सुना करो, बीच में तुम्हें लगता है कि उस तुम्हारा ही अपना खुद हो रहे। और यहाँ पॉलिटिकल कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं किसी को, कि वो किस पार्टी से हिट करता है, किससे प्रेम करता है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। देखो अभी जो बेटा ये हीलियम एटम है, अगर आपने देखो जो नीचे लिखा है 2, ये 2 पता क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि जो हीलियम का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे। अगर ये हीलियम का अगर मैं एटम लूं तो उसके न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन कितने होंगे? आप कहेंगे सर 2। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? बेटा न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला घटा देते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2। यानी अगर मैं हीलियम का एटम ले लूं तो 2 होंगे प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 2 होंगे न्यूट्रॉन। अच्छा, बाहर चक्कर कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काटेंगे? 2। तो आपको केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ा देंगे कि किस न्यूक्लियस के अंदर, किस के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे। उससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट केवल इस बेसिक से स्ट्रक्चर में है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश कितना होता है? चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश जो है वो होता है
1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। याद रखना, वैल्यू पूछता है ये इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। दूसरी चीज कि अब मैं क्लास में बहुत बार बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो टाइम खराब करेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो इसे टाइम खराब करने की वजह हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, और e की वैल्यू है बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा +1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम का सिंबल होता है कैपिटल C, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e। न्यूट्रॉन बेटा होता है न्यूट्रल, उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज होता है 0। अब आज की क्लास का पहला ढंग का क्वेश्चन आपके से पूछ रहा हूं मैं, इसका आंसर देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन मेरा ये है, इसके लिए आर्यन कुमार सबसे पहली क्लास देख कर आओ, हमने बता रखा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, आपके सामने लिखा है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, ये भी आपके सामने लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा चार्ज, ज्यादा आवेश किस पर है, तो आप किस पे बताओगे, इलेक्ट्रॉन पे कि प्रोटॉन पे? डीपीपी भाई हमने कभी बताया तुम्हें कि डीपीपी मिलेगी? सोनू पंचाल, मैं क्लास में क्वेश्चन करा देता था पीडीएफ से साथ के साथ में, तो जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए साथ के साथ में वो कर लो, वही डीपीपी है। मैं ऐसा तो है नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ाई, आपको साथ में क्वेश्चन करा दिया है ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन पे तो है ही नहीं, ज्यादा चार्ज किसके ऊपर होता है? आर्थो पंसारी का एक आंसर आया जो कि गलत है। विश्वेंद्र अभिषेक का गलत है। एक लोकेंद्र ओझा का सही है। एक सिरा शिकारवर का ठीक है। बाकी सबको गलत है, जितनों का भी आंसर मैंने अभी तक देखा है। एक अंजलि का ठीक है। देखो बेटा जितने बच्चे कह रहे हैं प्रोटॉन, उन सबका गलत है। जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं उनका भी गलत है बेटा, दोनों पे चार्ज सेम है। देखो यहाँ पे कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसे भी कितना चार्ज है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये प्लस और माइनस जो है कम ज्यादा नहीं बता रहे आपको, ये दोनों पे चार्ज सेम है। प्लस माइनस केवल ये बता रहा है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक को हमने बस प्लस कह दिया, एक को माइनस कह दिया। हम एक को एक्स भी कह सकते थे, एक को वाई भी कह सकते थे। साइंटिस्टों ने प्लस माइनस यूज कर लिया तो हमने भी कर लिया। यहां प्लस माइनस कम ज्यादा के लिए नहीं है, जितना चार्ज, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। नेगेटिव पॉजिटिव जो है केवल बता रहे हैं कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अच्छा हमें पता कैसे चला कि दो प्रकार के चार्ज हैं? यहां पे देखना, हमने क्या किया भाई, दो इलेक्ट्रॉन में नजदीक नजदीक लेके आया। तो मैंने देखा कि जब दो इलेक्ट्रॉनों को हम नजदीक नजदीक लेके आए तो ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर धक्का मार रहे हैं, दूर दूर धकेल रहे हैं। फिर हम दो प्रोटॉन को लेके आए, ये भी एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं दूर दूर। तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो आवेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं। रिपेल, दो इलेक्ट्रॉन लिए दूर भाग रहे हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर वाले दो प्रोटॉन लिए वो भी दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब हमने एक लिया प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, एक लिया इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर काट रहा है, तो हमने क्या देखा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां से हमारे दिमाग में क्या आया कि अगर हम एक ही प्रकार के पार्टिकल ले लें, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन ले लें या बाहर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन ले लें, तो वो तो एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन एक ले लें अंदर वाला, एक ले लें बाहर वाला, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि अगर हम एक ही प्रकृति वाले लें, बाहर बाहर वाले प्रतिकर्षित, अंदर अंदर वाले प्रतिकर्षित, रिपेल, अंदर बाहर वाले तो अट्रैक्ट, यानी कि चार्ज आवेश दो प्रकार के हैं। जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उन पर अलग टाइप का चार्ज है, जो अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उन पर अलग प्रकार का चार्ज है। तो एक को हमने कह दिया जो बाहर चक्कर काट रहा है उस पर चार्ज को नेगेटिव कह दिया, जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ था उस पर पॉजिटिव कह दिया। तो नेगेटिव पॉजिटिव केवल ये बता रहे हैं कि नेचर अलग अलग है, ये नहीं बता रहे कि कम और ज्यादा। तो एक ही प्रकृति के आवेश, एक ही प्रकृति वाले, यानी कि दोनों ही पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर वाले ले लो प्रोटॉन, या दोनों ही बाहर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन ले लो, वो रिपेल करेंगे। लेकिन विपरीत प्रकृति वाले के अंदर वाले, बाहर वाला क्या करेंगे, अट्रैक्ट, आकर्षित। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम लाइक चार्जेस रिपेल each other, like charges repel each other while unlike charges
while unlike charges attract each other। हिंदी में लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति वाले नहीं कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात आप सभी को पहले से पता होगी कि दोनों चार्ज अगर एक ही प्रकृति के हैं, दोनों पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है रिपेल करेंगे, लेकिन विपरीत प्रकृति को होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के पास में मैं अगर न्यूट्रॉन रख दूं तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज आवेश नहीं है, तो ना तो किसी को अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा। न्यूट्रॉन की औकात ना किसी को खींचने की है ना दूर धक्का मारने की है, कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने लाइन लिखी, अब मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। भाई जो बच्चे अभी लिख रहे हैं प्रोटेस्ट के बारे में, इनके बारे में स्टार्टिंग में बात हो चुकी है, हर 5-7 मिनट के बाद सेम ही बात मैं रिपीट नहीं कर सकता, है ना। तो या तो इस क्लास को बाद में शुरू से देख लेना, अगर आपको इतनी टेंशन थी तो क्लास में टाइम से आते हैं ना, तो बार बार एक ही चीज 2 मिनट में कोई और बच्चा आ जाएगा, कितने बच्चों को बार बार एक ही बात बताएंगे। देखो अभी जो बेटा न्यूक्लियस नाभिक है, इसके अंदर आपको पता है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे अलग अलग कक्षाओं में। तो मेरे दिमाग में घंटी ये बजी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होते हैं, अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पे तो चार्ज है 0, ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता ना ही रिपेल, ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन भरे होते हैं इन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन भरे हैं ये भी तो एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे होंगे तो फिर ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर भरे हैं ये बाहर क्यों नहीं निकलते, ये न्यूक्लियस के अंदर बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से क्यों बैठे रहते हैं, जबकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जितने भी प्रोटॉन भरे होंगे 2, 4, 5, 10, 20 जितने भी होंगे वो सब तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो उस रिपल्सन से बाहर क्यों नहीं निकलते, न्यूक्लियस में ही टिके हुए क्यों रहते हैं, ये क्या बताओ। कोई बच्चा बताएगा कि भाई आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं, अब प्रोटॉन जितने भी भरे होंगे उन सब पे तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस प्रतिकर्षण से प्रोटॉन को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो तो बड़े आराम से अंदर बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या है, टेलीग्राम पर क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों आ रहे हैं चेक करो, हिंदी में आने शुरू हो गए हैं, अपने 4 दिन पहले देखे होंगे, है ना। तो कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। रोहित यादव ने बड़ा अच्छा लिखा, वीरेंद्र सिंह ने भी बहुत बढ़िया, कुशवंत कुमार ने भी, नहीं इंटर न्यूक्लियर फोर्स सोना नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग न्यूक्लियर, ये वो देखो ये वाला मुझे देख के अच्छा लगा कि आप में से कई बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो बेटा जो न्यूक्लियस है ना, जो नाभिक है ये, इसके अंदर जितने प्रोटॉन भरे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन भरे हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बात बिल्कुल सही है। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बड़े मजे से क्यों बैठे हुए हैं, किस न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं क्लास में 90% बच्चे सही बात बता रहे हैं, इस न्यूक्लियस इस नाभिक के अंदर एक फोर्स और काम करता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे तकड़ा, सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक अगर कोई बल है तो न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियर फोर्स इन सबको पकड़ के जकड़ के रखता है, दबा कैसे साथ साथ, इसलिए एक साथ टिके हुए हैं। वरना इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो उनके बीच में प्रतिकर्षण पैदा हो रहा है ना, इससे प्रोटॉन बाहर भाग जाते हैं।
तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि किसी न्यूक्लियस नाभिक के अंदर प्रोटोनों न्यूट्रॉनों को बांधने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी कुछ विशेषताएं बताइए। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, उनमें से एक आध एग्जाम में पूछ लेता है। और ये अलग से लिख लेना कि ब्रह्मांड का सबसे तगड़ा बल कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको क्लास का वीक फोर्स बताया था, वो कौन सा बताया था? वीक कमजोर बल कौन सा बताया था नाभिक का? वो ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक क्लास में आपको, वो कौन सा बताया गया था? जिसका भाई पढ़ने का मन नहीं हो रहा है वो क्लास छोड़ सकता है, बाद में देख लेना, है ना। यहां पे आके जब तुम्हारा मन नहीं है तो बाकी बच्चों क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई तुम? या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कमेंट पढ़े 10 मिनट खराब करें उसमें क्लास के? विकास यादव, इस बारे में बात हो चुकी है भाई शुरुआत में क्लास में। देखो ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल बेटा मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं हमें, वीरेंद्र सिंह, सोना, अंकित, सेबल, मोहम्मद अमन, गंगा पुत्रा। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल मैंने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था, सबसे कमजोर बल है। और न्यूक्लियर फोर्स आज बताया सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो न्यूक्लियर फोर्स के हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सही बच्चे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। नाभिकीय बल, 4 प्रॉपर्टीज की याद रखनी है हमें। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल पहले लिखेंगे इसके अंदर हम। न्यूक्लियर फोर्स बेटा एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, प्रबल, और कितने प्रबल हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी याद रखना, ये होते हैं अट्रैक्टिव नेचर के, अट्रैक्टिव नेचर के, आकर्षित करने वाले। यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्टिव है। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन पैदा करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को बांध के रखेंगे। लेकिन ये बेटा ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्ग बल तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स कभी तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं लगेंगे। न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये केवल इस न्यूक्लियस नाभिक के अंदर ही काम करते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, ये छोटी दूरी में ही काम करते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही। अगर इस न्यूक्लियस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाए ना तो इनकी हालत गंभीर हो जाती है। तो यहां पे लिखेंगे ये होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स, अल्प दूरी में, शॉर्ट रेंज फोर्स, अल्प दूरी में लगने वाले बल, अल्प दूरी में लगने वाले बल। फोर्थ लिखेंगे बेटा, ये न्यूक्लियर फोर्स जो है लघु परिसर बल या अल्प दूरी में लगने वाले बल कहेंगे इसे हम। चौथा क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये कोई भेदभाव नहीं करते। ये प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं। इन दोनों पार्टिकल पे चार्ज है तो भी लगेंगे, दोनों पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो भी लगेंगे, एक पे चार्ज है एक पे नहीं है तो भी लगेंगे। ये चार्ज पे डिपेंड करते ही नहीं है कि चार्ज है या नहीं है। ये होते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज और चार्ज पर निर्भर नहीं करेंगे। चारों बिल्कुल एकदम रट लेंगे, घोट के पी जाएंगे। ठीक है नितेश भाई, रोहित यादव जी ने बिल्कुल सही लिखा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, साइज बड़ा होगा ना न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होने लगते हैं। अब देखो, अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये फोर्स जो है ये लघु परिसर बल है, शॉर्ट रेंज फोर्स, इन न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। अब जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना छोटा होता है? कोई बच्चा बताया कि न्यूक्लियस के जो साइज है वो हम किस में नापते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाभिक का आकार किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ऐसे कुछ लिख दे तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना भाई, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये बहुत छोटा साइज है इसका। न्यूक्लियस साइज, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। तो बेटा जो न्यूक्लियस का जो साइज है, नाभिक का जो आकार होता है, उसे बेटा हम नापते हैं फर्मी मीटर में। फर्मी में
ये हम कहते हैं फेम्टोमीटर, फर्मी या फेम्टोमीटर। एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी न्यूक्लियस का साइज आपको नापना है, न्यूक्लियस का जो साइज नापा जाता है, नाभिक का जो आकार नापा जाता है, वो नापा जाता है फर्मी में। मान लो कोई न्यूक्लियस 2 फर्मी का है, कोई 3 फर्मी का है, कोई 1.5 फर्मी का है, कोई 4 फर्मी का है। अब एक फर्मी का मतलब क्या होता है, या एक फेम्टोमीटर का मतलब क्या होता है? एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक के आकार नापे जाते हैं फर्मी में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर हम पूरे एटम की बात करें, पूरे एटम की, तो एटम का जो साइज है वो नापा जाता है, एटम का साइज एंगस्ट्रोम में। एटम, पूरे एटम की बात करें हम, देखो अगर पेपर में खाली न्यूक्लियस के साइज की बात करेगा तो न्यूक्लियस के साइज नापते हैं फर्मी में, 2 फर्मी, 4 फर्मी, 5 फर्मी। और एटम के साइज की बात करें, भाई एटम की बात करें तो एटम का साइज हम नापते हैं एंगस्ट्रोम में। एंगस्ट्रोम का सिंबल होता है ए के ऊपर 0। तो कोई एटम हो सकता है 4 एंगस्ट्रोम साइज का, कोई 5 का, है ना। और एक एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये जो बच्चे एसएससी वाले हैं, खैर इसमें तो ज्यादातर क्या 99%, कुछ एफकेट वाले भी हैं। तो ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक रहा है कि नाभिक का आकार किस में नापा जाता है? तो न्यूक्लियस का साइज फर्मी में या फेम्टोमीटर में नापे जाते हैं। और आपको पता है सीजीएल मेंस में इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पिछले 4-5 साल से जो सीजीएल मेंस में जीएस आने लगी है, 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है इलेक्ट्रिसिटी से। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ओम के नियम से भी क्वेश्चन आ रखा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से भी क्वेश्चन आ रखा है, वो सब आगे चल के आएंगे, ठीक है। ओके, तो न्यूक्लियस का अगर साइज पूछेगा पेपर में तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस का जो साइज नापा जाता है वो नापा जाता है फर्मी में या फेम्टोमीटर। और फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। और एटम के साइज नापे जाते हैं एंगस्ट्रोम में। और जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻, एक एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर। नहीं, केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री कोई टीचर बताएगा। रवीश कुमार, आप लेट हो गए हो, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहां पे, देखो अब इधर आ जाओ। ये बेटा हमारे पास में, हमें धीरे धीरे ये एटम हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, इसकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, अब उसकी तरफ मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। बेटा ये मेरे पास में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। यहां मान लो कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए हैं ऐसे, और इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं और अलग अलग कक्षाओं में बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अभी बेटा सबसे जो बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ना, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, ये मेरे फिजिक्स में काम आएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में होता है, इसमें मेरा इंटरेस्ट क्यों है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, कबीर अहमद, सारे कराएंगे यूनिट, टेंशन मत लो तुम, जितने भी यूनिट है सारे होंगे, कहां टेंशन ले रहे हो बाबू। कह रहे सर एसएससी के साथ फ्रॉड हुआ है ना, अलग अलग चीजें आ रही हैं लिखी हुई है। कह रहा डी ब्रोगली थ्योरम बता रहा है, कोई एक वल्सेन सेल बता रहा है, क्या बता रहा है। अरे अभी तुमने कुछ पूछा ही नहीं है, क्या खेल के आ रहे हो। यहाँ देखो, अभी बेटा जो इलेक्ट्रॉन से बाहर वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इलेक्ट्रॉन जब से बाहर वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव की 0, तब क्या बताएंगे, ये बताओ। वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है, इसकी टोटल एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए, आप पॉजिटिव बताना पसंद करोगे, नेगेटिव की 0? ये मैं 1-2 बच्चों को ना क्लास से ब्लॉक करने वाला हूं, और उसमें अजय तेरा नाम सबसे पहले है, हेट लिस्ट में है तू मेरी। तेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है, आके जब से क्लास में आया बकवास करे जा रहा है कुछ ना कुछ,
फर्जी कमेंट बाजी। देखो जितने बच्चे लिख रहे हैं शुभेंदु, अंकित, जैस्मिन जैसे नेगेटिव, उनका सही है, बाकी जीरो वालों का गलत है। बेटा देखो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, इसकी टोटल एनर्जी, इसकी कुल ऊर्जा होती है नेगेटिव। आपको कि सर एनर्जी ताकत नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? देखो फिजिक्स में ये जो नेगेटिव पॉजिटिव शब्द होते हैं ना, इनका कुछ मतलब होता है। अगर मैं कभी ये कह रहा हूं कि एक पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, इसका मतलब पता क्या है? कि जिसकी एनर्जी मैंने नेगेटिव बताई है वो पार्टिकल बंधा हुआ है, बाउंडेड है, वो फ्री नहीं है, वो अपने मन से कहीं भी भाग नहीं सकता, वो किसी फोर्स से बंधा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, लगातार एक ही पाथ पे चक्कर काट रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर काटता है उसकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। अगर मैंने आपकी क्लास में सैटेलाइट पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाऊंगा, तो सैटेलाइट वाले चैप्टर में मैं एक चीज बढ़ाता हूं बच्चों को कि जो भाई सैटेलाइट वाला जो चैप्टर है वो, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं सैटेलाइट वाले चैप्टर में कि वो सैटेलाइट, वो उपग्रह जो धरती के चक्कर काटते हैं, जिन्हें इसरो नासा वाले छोड़ते हैं, उनकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव, क्योंकि वो लगातार धरती के चक्कर काट रहे, एक ही रास्ते पर बंधे हुए हैं। तो हर एक वो पार्टिकल, हर एक वो वस्तु जो एक ही रास्ते को बंधी हुई हो, अपने मन से कहीं भी भाग ना सके, फिजिक्स में उनकी एनर्जी कही जाती है नेगेटिव। तो यहां पे लिखेंगे हम, लिखेंगे फॉर ए, हिंदी में लिखवा दूंगा, फॉर ए बाउंडेड स्टेट, फॉर ए बाउंडेड स्टेट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे किसी बंधी हुई अवस्था के लिए, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए, यानी बाउंडेड स्टेट के लिए, किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। किसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक बैच है शायद बैच नंबर 8, उसमें मैंने, वो तो नया ही बैच है, उसमें नहीं बताया हुआ ना अभी, हाँ सैटेलाइट वगैरह उनका तो बचा हुआ है अभी, एक बैच का है ना, बाकी का तो हो गया, और का तो सैटेलाइट वगैरह उन एक बैच में शायद अभी इलेक्ट्रिसिटी, केवल ऑप्टिक्स हुआ है, अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कोई नहीं, उन्हें भी सारे टॉपिक कराएंगे, वो टेंशन ना लें। फॉर एग्जाम्पल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is revolving, which is revolving around the nucleus, which is revolving, total energy of an electron which is revolving around the nucleus is always negative। हिंदी में लिखेंगे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। बेटा क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। यह पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर कोई पार्टिकल बाउंडेड है, बंधा हुआ है, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर बाउंडेड है, बंधा हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि अगर कोई पार्टिकल बंधा हुआ है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी, ऋणात्मक। ये ऐसे पूछ लेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है उसकी टोटल एनर्जी कितनी, नेगेटिव, ऋणात्मक। एक बच्चा लिख रहा है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन। बेटा रोहित यादव, वो तब होता है अगर आप कोई हाइड्रोजन लाइक एटम ले लो, एटम ऐसा हो जो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक हो, तो उसके अंदर जो फर्स्ट जो स्टेट है उसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो नहीं बता रहे हम, कुछ और चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, ये बेटा जो हमारे पास में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे, ये अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं।
अब मैं धीरे धीरे फिजिक्स की तरफ जा रहा हूं, केमिस्ट्री से मैं बाहर निकलने वाला हूं धीरे धीरे। तो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। ये सबसे बाहर वाली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन मैंने लिया। अब देखो मेरा इसमें इंटरेस्ट क्यों है ज्यादा, मुझे एक चीज बताओ कि बेटा इससे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ये तो न्यूक्लियस से नाभिक से काफी दूरी पर है। भाई मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काट रहे हैं, कुछ अगले वाली कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, कुछ और दूर वाली कक्षा में, कोई और दूर वाली कक्षा में। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर काट रहा होगा वो न्यूक्लियस नाभिक से दूर है, यानी वो न्यूक्लियस से बहुत मजबूती के साथ नहीं बंधा हुआ होता, वो लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कुछ एनर्जी दे दें, भाई जितनी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ तो उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है, जितनी उसकी नेगेटिव एनर्जी है तो उतनी एनर्जी उसे बाहर से मिल जाए थर्मल एनर्जी के रूप में, यानी कि टेम्परेचर, ताप की वजह से, गर्मी की वजह से, और ठीक उसे उतनी एनर्जी मिल गई तो क्या करेगा, इसकी एनर्जी तो अब नेगेटिव रही नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाएगा, सॉरी एटम से बाहर आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, अगर उसे बाहर से कुछ एनर्जी, ऊर्जा मिल जाए तो उस एनर्जी को गेन करके बाहर आ जाएगा। आप कहेगा वाह मजा आ गया भाई साहब, अब मैं चक्कर नहीं काटूंगा, अब मैं बंधा हुआ नहीं हूं। तो वो इलेक्ट्रॉन एक बार जो बाहर निकल जाए उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एटम से, परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, जो न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगा रहा है, उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से वाला इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस नाभिक के चक्कर नहीं काट रहा है, जो एटम से बाहर निकल चुका है, अभी फ्री हो चुका है, पूरे मटेरियल में, पूरे पदार्थ में जहां भी इसका मन करेगा वहां भागेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां पे लिखेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन which is not bound with atom, electron which is not bound with atom is called free electron। हिंदी में लिखेंगे वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आप कहोगे सर आपने क्यों बताया हमें, क्यों बताए, ये तो हम वैसे समझ जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो है कि जो बंधा हुआ नहीं है, जो फ्री है। ये क्यों बताया, क्योंकि इसके आधार पे मैं आपको अभी 3 बातें डिस्कस करूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पे, जिसकी हमें इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ेगी। पहला लिखेंगे हम कंडक्टर सुचालक। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इतने मूर्ख भी नहीं है कि हमें कंडक्टर ना पता हो। कंडक्टर 5वीं क्लास के बच्चे को पता है। कंडक्टर वो होता है, एक आ रहा करंट क्यों लगता है, चंदा झा जी पहले आप करंट की स्पेलिंग सही लिखो। किसने पढ़ाया आपको करंट की स्पेलिंग, CARENT, करंट की स्पेलिंग सही लिखो, फिर बताएंगे करंट क्यों लगता है। कह रहे बिजली से करंट क्यों लगता है, और करंट लिख रहे हैं CARENT। कई बार देश की शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा शर्मिंदगी होती है हमें कि लेंस फॉर्मूला बेटा वही है 1/f = 1/v - 1/u। तो मिरर के फॉर्मूले में बीच में प्लस था, लेंस का नहीं बताया गया, मैंने कल भूल गया हूं शायद मैं, अच्छा कि आपने याद दिलाया। दर्पण के सूत्र में बीच में प्लस था, लेंस वाले में बीच में माइनस है, कुछ फर्क ही नहीं है। 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर दर्पण के लिए था जहां बीच में प्लस था, प्लस हटा के माइनस लगा दो तो लेंस का बन जाएगा। देखो आप कहोगे सर करंट, कंडक्टर होता है जिससे करंट पास कर जाए। करंट पास करने का मतलब होता है, हम आगे पढ़ेंगे, करंट बनती है इलेक्ट्रॉनों के भागने से। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर वो हैं
जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हो, इलेक्ट्रॉन भागते हो। मैं कहूंगा भैया इलेक्ट्रॉन भागेंगे कब, जब होंगे तभी तो भागेंगे। आपको पता है जो करंट बनती है वो करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से, उन इलेक्ट्रॉन के भागने से जो बाहर निकल चुके हैं, जो चक्कर नहीं काट रहे। तो हमारे लिए कंडक्टर वो पदार्थ है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल निकल के आ चुके हों, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काट रहे, न्यूक्लियस के निकल निकल के बाहर आ चुके हैं। वो मटेरियल, वो पदार्थ जहां फ्री इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों में इकट्ठे हो चुके हों, वो हमारे कहलाते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए आप ये भी कह सकते हैं इससे करंट पास कर जाए, जैसे कि मेटल, तांबे का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया। या कंडक्टर वो है जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हो, या बेसिक जाओ बिल्कुल ही कंडक्टर वो है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो भागेंगे। ठीक है, क्या पे लिखेंगे हम कंडक्टर में, दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों की मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल, सभी धातुएं, बेटा जितनी धातुएं हैं ना ये सब कंडक्टर होती हैं, सबसे करंट पास करती है सभी धातुएं। आप इसमें लिख सकते हैं नॉर्मल वाटर। देखो हमारे घर में अगर हमारे गीले हाथ पैरों, घर वाले मना करते हैं ना कि दूर रहो भाई बिजली का करंट लग जाएगा, तो है ना नॉर्मल वाटर, सादा जल। ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर से करंट पास करती है, तो हमारा शरीर भी कंडक्टर है, मनुष्य का शरीर। तो मनुष्य का शरीर, नॉर्मल वाटर, सभी धातुएं, ये सब कंडक्टर के एग्जाम्पल में आती हैं। अब आपसे 4-5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा 1 बाय 1। अब इसमें आप अपनी इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं कि आपने आज तक कितनी पढ़ाई की है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो मेटल होते हैं, धातुएं, सोना, चांदी, तांबा वगैरह, ये सब कंडक्टर हैं, चालक है, अच्छे से करंट पास करती है इनमें, क्योंकि इनमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो भागेंगे, करंट बनेगी। लेकिन बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन सा मेटल है? बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। बताओ। ये बच्चा कह रहा राकेश सर बाहर आ गए हैं सर, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी खबर आपने सुनाई है। जनरली इसमें ना यही करते हैं, जब सर प्रोटेस्ट वगैरह होता है ना, तो ज्यादातर क्या करते हैं कि इस प्रोटेस्ट में लोगों को बस में बैठाएंगे और फिर क्या करेंगे 30-40 किलोमीटर दूर बाहर जाके छोड़ देंगे। जैसे ही मेरे एक टीचर से बात हो रही थी अभी, उन्हें बवाना है 30-40 किलोमीटर बाहर, उन्हें वहां पे छोड़ दिया। इनको कुछ लोगों को नजफगढ़ ले गए, तो उन्हें तो छोड़ दिया बवाना जाके, लेकिन वो सारे टीचर क्या हुआ कि बवाना से फिर वो जंतर मंतर पे आ गए, तो इसलिए इनको लेट छोड़ा अभी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि फिर जंतर मंतर पर जाए, प्रोटेस्ट हो उस तरीके से। तो वही है, जितने बच्चे लिख रहे हैं एल्युमिनियम उनका सबसे गलत है, जो लिख रहे हैं सोना उनका भी गलत है, ये महंगा देखकर फिसल रहे हैं। बेस्ट कंडक्टर नहीं पता आपको? ये सबको पता है, इतनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है सिल्वर, चांदी। बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक, जितने बच्चों ने लिखा है सिल्वर उनका ठीक है। सबसे अच्छा चालक बेस्ट कंडक्टर में आता है सिल्वर। ये भी लेटेस्ट हरियाणा के किसी पेपर में भी आया था ये, सिल्वर। चांदी, सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का, तांबे का। सिल्वर के बाद आएगा भाई कॉपर, जो बच्चे कॉपर लिख रहे हैं ना। अच्छा, सेकंड अगर मैं पूछूं आपसे कि मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? मैलिएबल मेटल, मैलिएबल का मतलब ये है कि जिस मेटल को आप पीट पीट के बहुत ही पतला कर सकते हैं। अघात वर्धनीय धातु, अघात वर्धनीय। मोस्ट मैलिएबल मेटल वो है जिसे पीट पीट के हम बहुत ही पतला कर सकते हैं। ये बताओ। देखो, मोस्ट मेलेबल मेटल, वो मेटल जिसे हम पीट पीट के बहुत ही पतला कर सकते हैं, मोस्ट मेलेबल, वो होता है गोल्ड, सोना। तो गोल्ड को आप पीट पीट के बहुत पतला कर सकते हैं। अब खुद सोचो अपने दिमाग में, मान लो कि आपने लोहा ले लिया, लोहे की एक शीट चादर ले ली, लोहे को पीटना शुरू करो हथौड़े से, उसे पीट पीट के पतला करोगे फटना शुरू हो जाएगा।
लोहे को पीट पीट के बहुत पतला नहीं कर सकते, गोल्ड को पीट पीट के उसकी बहुत ही पतली फॉइल बनाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा, थर्ड लिखेंगे मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु। बेटा तन्यता का मतलब है कि वो मेटल जिसे आप खींच के बहुत ही लंबे और पतले तार बना सको, तो बहुत ही लंबे और पतले तार बना सकते हैं हम कॉपर के, तांबे के, सॉरी गोल्ड के, गोल्ड के बाद है कॉपर वगैरह, गोल्ड सिल्वर कॉपर। मोस्ट डक्टाइल मेटल से खींच के बहुत ही लंबे पतले तार बना देंगे तो वो भी गोल्ड है। वो मेटल से पीट के बहुत पतला कर सकते हैं, वो भी गोल्ड है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर में याद रखेंगे सिल्वर, चांदी। आपको पता है अगर आपके पास में गोल्ड है उसे आप खींच के बहुत ही लंबे पतले तार बना सकते हो, लोहा वगैरह लोगे टूटना शुरू कर देगा। वो लगभग 1 ग्राम जो सोना है ना उसे 1 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं आप, बहुत डक्टाइल होता है गोल्ड। ज्वेलर होता है जो दुकान जो होता है ना ज्वेलरी का काम करता है, सुनार, देखा नहीं वो कई बार तो 2 तोले में 20 ग्राम में पूरा सेट बना देगा गले का, 3-4 ग्राम में अंगूठी बना देगा। क्यों? 3-4 ग्राम सोना भी लेगा, पीट पीट के उसे लंबा भी फैला भी सकता है और खींच के लंबा सा तार भी बना सकता है, अंगूठी बना देगा 3-4 ग्राम सोने में। 6-7 ग्राम की तो बहुत भारी अंगूठी हो जाती है, 8 ग्राम की, 9 ग्राम की, 3-3, 4-4 ग्राम की अंगूठी भी होती है। कुछ तो शादी ब्याह में क्या करते हैं, पता चला लड़की को अंगूठी चढ़ाई 3 ग्राम की, 2.5 ग्राम की चढ़ा दी, रो गुस्सा होते हैं लड़की वाले कि बताओ इतने माड़े निकले, इतने कंजूस निकले, 3 ग्राम की अंगूठी चढ़ाई है। आधे ग्राम से ऊपर की हो, 6-7 ग्राम की तो अंगूठी बढ़िया हो जाती है। तो मोस्ट डक्टाइल गोल्ड, मोस्ट मेलेबल गोल्ड, बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। ठीक, एक लिखेंगे हम। एक बच्चा पूछ रहा था कि टाइटेनियम जो है उससे करंट पास करेगी, तो टाइटेनियम भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर पर अच्छा कंडक्टर नहीं है, बहुत बढ़िया फ्लो नहीं करेगी, जैसे कि सिल्वर में कर रही है, कॉपर में कर रही है, एल्युमिनियम में कर रही है, उस लेवल की नहीं। ठीक है। गोल्ड 28 कैरेट का है। 28 कैरेट का तो हमने आपसे ही सुना है, 24 कैरेट तो हमने सुना था, 28 कैरेट वाला आपसे सुन रहे हैं भाई हम। एक लिखेंगे यहाँ पे हम इंसुलेटर कुचालक, कुचालक। देखो इंसुलेटर कुचालक आप ये कह सकते हैं कि वो होता है इंसुलेटर कुचालक जिससे करंट पास ना करे, जिससे करंट नहीं पास करेगी, वो कुचालक है। अच्छा, करंट कब पास नहीं करेगी? करंट बनती है इलेक्ट्रॉनों के भागने से। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से करंट बनेगी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही ना, यानी कोई पदार्थ ऐसा हो उसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के ही चक्कर काट रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ही नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो भागने से करंट बनती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो करंट बनेगी नहीं। तो इंसुलेटर कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0, तो लिखेंगे दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर में आप लिख सकते हैं ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, डायमंड यानी कि हीरा, और प्योर वाटर। देखो बेटा, अगर पानी बिल्कुल प्योर हो, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी, कोई अशुद्धि ना हो, बिल्कुल शुद्धतम रूप में हो, प्योर वाटर, कोई जिसके अंदर अशुद्धि ना हो, इसे कहते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी ना हो। ये बेटा इंसुलेटर कुचालक की तरह काम करता है। सारी बातें आएंगे शिवम जोशी आगे चल के, ठीक है। तो अगर पानी बिल्कुल प्योर है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, याद रखना, वो कुचालक की तरह काम करता है। जो हमारे घर में गीले हाथ पैर से हमारे करंट लगती है, वो जो करंट वो पानी होता है, नॉर्मल वाटर होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धि होंगी। कहीं पे मान लो मिट्टी है, कहीं पे मान लो कि सल्फर ज्यादा है, किसी पानी में आर्सेनिक ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होगी, तो वो कंडक्टर की तरह काम करेगा। अब लिखेंगे थर्ड हम इसमें सेमीकंडक्टर अर्धचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, बेटा इसका नाम समझो, अर्धचालक। अर्धचालक का जो आधा चालक है, ना तो एक कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, ना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों में होंगे कंडक्टर के जैसे कि बिलियंस में हो,
अरबों खरबों में, ना इसमें बिल्कुल ही जीरो होंगे, इसमें थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो कि कोई पदार्थ है, उसमें करोड़ों एटम में से किसी एक एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, फिर अगले करोड़ों एटम में से किसी एक ने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर बहुत ही गिनी चुनी संख्या में। तो लिखेंगे दे कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। इसके फेमस एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। पेपर में पूछता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो। ये बेटा सिलिकॉन जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में काम आते हैं। जैसे कि चिप होती है ना, चिप वगैरह जो लगती हैं कंप्यूटर वगैरह में, उनमें बहुत यूज होता है इनका। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ लो ना, एक होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस जो ज्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, जैसे बल्ब 220 वोल्ट पे काम करता है, तो ज्यादा वोल्ट पे काम करते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से, इलेक्ट्रिकल। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक जो बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं जिनमें चिप वगैरह लगी होती है, वो इन्हीं की बनती है। ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में भी काम आता है इनका, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, इन सबको बनाने में भी यूज होता है इनका। तो ये हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक, अब देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा पढ़ने के लायक हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मैंने एक मेटल लिया, एक धातु का तार लिया। आप समझेंगे सर ने मेटल लिया है, तांबे का तार लिया है, चांदी का तार लिया, यानी कि मेटल जो होते हैं ये कंडक्टर हैं, चालक हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। मैं कहूंगा मैंने क्या किया, रबड़ के ग्लव्स पहन लिए। आप समझ जाओगे रबड़ के ग्लव्स पहन लिए, यानी कि रबड़ तो कुचालक है, इंसुलेटर है, अब करंट पास नहीं करेगी सर के हाथ से। मैं कहूंगा कि मैंने सेमीकंडक्टर लिए, अर्धचालक। अब समझ जाओगे यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में है। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर शब्द बोलते समझ जाना फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुचालक बोलते फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, और सेमीकंडक्टर बोलते समझ जाना कि बहुत ही कम मात्रा में होंगे। थोड़ा एक बात और समझना यहाँ पे कि जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास ये कोई मटेरियल है ये, और आपको पता है कि दुनिया की जो हर चीज जो है ना वो एटम से मिलकर बनी है, परमाणुओं से। और एटम के अंदर मैंने आपको बताया था, मान लो एटम है, ये एटम है, और जो एटम होते हैं ना इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है, स्पेस रहता है, इतना नहीं रहता है, यहाँ तो दिखाने के लिए बनाया हमने। तो परमाणुओं के बीच में रहता है गैप। अब इन जो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, नाभिक, ये व्हाइट कलर का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, अब देखो ये बेटा मान लो कि ये जो सफेद रंग का न्यूक्लियस नाभिक है जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, जो हरे कलर का है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री हो चुका, अब ये न्यूक्लियस का चक्कर नहीं काट रहा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे पदार्थ में कहीं भी भाग सकता है। जो एटम के बीच में गैप है ना, उनके बीच में कहीं भी, कई बार भागते भागते इनमें टक्कर भी मारेगा, टक्कर मारेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टक्कर मारेगा, ये कहीं भाग सकता है। तो अगर कोई मेटेरियल ऐसा हो जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, लगभग हर एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए होंगे, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे, तो ये कहलाएगा हमारा कंडक्टर। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जीरो, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो हमारा क्या बन जाएगा, कुचालक। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होंगे, मान लो कि करोड़ों एटम में से किसी एक से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, फिर अगले करोड़ों में से किसी एक से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होंगे, हमारे इंसुलेटर कुचालक कहलाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे तो कंडक्टर है ही नहीं तो कुचालक है, गिने चुने हैं तो वो सेमीकंडक्टर अर्धचालक है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें आपको बताई, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, यहां तक का ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको एक बात क्या बताई कि आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा एटम हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उन्हें बांधने का काम करता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। फिर मैंने आपको न्यूक्लियर फोर्स की 4 प्रॉपर्टी बताई कि न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग भी होंगे, छोटी रेंज में काम करेंगे, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ये बताया। एक मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी होगी नेगेटिव।
वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया कुछ एनर्जी मिलने से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसकी संख्या ज्यादा है तो कंडक्टर है पदार्थ, कम है तो सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल नहीं है तो कुचालक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के साइज फर्मी में नापते हैं या फेमटोमीटर में, एटम के साइज हम एंगस्ट्रोम में नापते हैं। वो सारी बातें हमने क्लास में, आज की क्लास में आपको यहां तक का बताया। किसी बच्चों को यहां तक का कुछ पूछना हो एक बार मेरे से बताओ, जो शुरू से क्लास ले रहा है, जो बाद में आके टाइम पास कर रहे हैं ना, ये हेलो गुड मॉर्निंग ये वो, उनसे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो 9 बजे से क्लास में बैठे हुए हैं वो बताओ, यहां तक कुछ पूछना हो। विवेक कुमार मिश्रा कह रहे हैं नो डाउट। उमेश चौधरी कह रहा है क्या चल रहा है, शुरू से क्लास देखना पता चल जाएगा, तुम्हारे घर पे जाके चिट्ठी नहीं दे के आएंगे क्या चल रहा है। हाँ करा देंगे हर्षवर्धन जब उनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ विश्वा मोहन झा ये भी सेमीकंडक्टर है पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, नो डाउट। क्लियर। ग्रेड 3 के लिए बेटा देखो, ग्रेड 3 वाला जो पेपर है ना, उसमें क्या है कि वो 40 नंबर की साइंस आती है, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बार को कोई साइंस स्पेशल बैच ही ले लो, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो ये इसमें तो मैं भाई एसएससी के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, हालांकि मैं इसमें जितना पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा ही है, जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही बताया जाए, तो फिर भी एसएससी में भाई 2 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आते हैं 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो फर्क है ना, थोड़ा सा इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 5, एक शायद है 4, देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिल जाए काम के अगर हमें यहां से। ठीक है, न्यूक्लियस की त्रिज्या बताइए तो हमने फर्मी में नापते हैं। बल्ब में कौन सा मेटल होता है आगे आएगा सब बता देंगे। अभी आपको हमने कुछ पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी, अब तो हमने केवल एटम के बारे में हल्का फुल्का बताया है, तो बेटा इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, आगे आगे सारी चीजें अपने आप से आ जाएंगी, है ना। अरे एक ही प्रैक्टिस सेट ओपन हुआ है, दूसरा कहाँ चला गया। हम्म, चलो कल की क्लास में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है मिल नहीं रहा भाई, जो चाहिए था अपने को। कल की क्लास से हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अरे भाई बताया तो, न्यूक्लियस की त्रिज्या कोई फिक्स थोड़ी ना होती है, अलग अलग एटम है भाई। कोई हाइड्रोजन एटम है उसकी न्यूक्लियस की त्रिज्या अलग होगी, कार्बन जो एटम है उसकी न्यूक्लियस की त्रिज्या अलग होगी, ऑक्सीजन वाले की अलग होगी, पर वो त्रिज्या फर्मी में नापी जाती है, फेमटोमीटर में बताया है। पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं हो या लेट आते हो, क्या चक्कर है क्या करें। ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।